वाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस होते हैं, जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, उसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। अब इस सेक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे लिए इलेक्शन ज़रूरी क्यों है, हमें आखिरकार इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। वाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो इसे हम उस एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे और हमारा जो मेजर टॉपिक है वाई इलेक्शंस, उसे समझने में हमें मदद मिलेगी। तो इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एन डेमोक्रेसी। तो किसी भी डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली मतलब टाइम टू टाइम होते रहते हैं। There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representative। और पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए, मतलब कि लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। We also read that elections are held in many countries that are not democratic। अब फर्स्ट चैप्टर में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो कि डेमोक्रेटिक तो नहीं होती, बट स्टिल दे कंडक्ट इलेक्शंस, फिर भी उनके वहां पे इलेक्शंस होते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चाहे डेमोक्रेटिक है चाहे नहीं है, हमें ये पता है कि भाई कंट्रीज इलेक्शंस करवा रही हैं, बट क्यों करवा रही हैं, आखिर क्यों इतनी जरूरत है, बिना इलेक्शंस के क्या काम नहीं चल सकता। तो लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। तो आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते, एक ऐसी डेमोक्रेसी है, मतलब वो देश डेमोक्रेटिक है और वहां पे इलेक्शंस नहीं होते, ठीक है, इमेजिन करो बस। तो क्या ये सिस्टम काम करेगा? A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions। अब एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे इलेक्शंस नहीं हो रहे, वो सिर्फ एक ही तरीके से काम कर पाएगी। देखो डेमोक्रेटिक मतलब क्या, जनता का रूल। अब जनता का रूल हमें पता है कि मतलब बेसिकली एक तो ये तरीका है कि आप इलेक्शंस के थ्रू कर लो, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। बट हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि इलेक्शंस ना हो, तो उसके बाद एक ही ऑप्शन बचेगा कि जो जनता है वो खुद डायरेक्टली रूल करे। भाई हम उसे डेमोक्रेसी कह रहे हैं, इसका मतलब जनता रूल करती है। अब हम कह रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट रूल है जनता का, मतलब इलेक्शंस के थ्रू, वो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचा, डायरेक्ट रूल का, कि अब डेमोक्रेसी में जो जनता है वो डायरेक्ट रूल करेगी। डायरेक्ट रूल करने का मतलब क्या है कि जो पर्सन है, जितने भी लोग हैं उस कंट्री में, वो खुद बैठेंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे हर डिसीजन मेकिंग में। तो इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस, तो अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस। अगर मतलब बिना इलेक्शंस के लोगों का रूल तभी पॉसिबल है जब सारे लोग एक साथ मिलके किसी जगह पे बैठे और डिसीजंस लें। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, दिस इज नॉट पॉसिबल इन लार्ज कम्युनिटी। अब फर्स्ट चैप्टर में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी कम्युनिटी में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं या कम लोग हैं, मतलब, तो ये चीज़ फिर भी पॉसिबल है कि सारे लोग कम्युनिटी के एक साथ बैठ जाएं और वो किसी चीज़ पे विचार विमर्श करके डिसीजन ले लें। बट ये जो चीज़ है कि सारे लोग साथ में बैठें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जब जनता बहुत ज़्यादा हो, जब कम्युनिटी में जो लोग हैं जब वो बहुत ज़्यादा हों। तब हम ये चीज़ नहीं कर सकते कि सारे लोगों को बुलाएं, एक जगह बैठें और डिसीजन लें। तो नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स। एक तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि सब लोग एक जगह पे आके बैठे और डिसीजन लें। मतलब देखो 140 करोड़ लोग हैं, क्या इतनी जनता एक साथ बैठ सकती है? आप 1000 लोगों को इकट्ठा कर लो तो इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि किसी एक बात पे, एक चीज़ पे डिस्कशन करना तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ 1000 लोगों में ही ये सिचुएशन हो जाएगी, 100 लोगों में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, तो करोड़ों लोगों को एक साथ बैठाना तो इज इम्पॉसिबल। दूसरा ये कि मान लो चलो हमने एक साथ 140 करोड़ों लोगों को मतलब कुछ भी करके चलो एक साथ ले आए, बट क्या हर कोई चाहेगा सच में कि मैं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करूं? जरूरी नहीं है ना कि हर एक किसी का मन भी हो कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, और ज़रूरी नहीं कि हर एक पर्सन के पास हर मैटर पे नॉलेज हो कि वो सही डिसीजन ले पाए। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई मान लो देश में तो 1000 तरीके के डिसीजन लेने होते हैं,
बच्चों के एजुकेशन से लेके एटम बम तक, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं। क्या हर एक पर्सन के पास इतनी नॉलेज होगी कि वो हर एक एस्पेक्ट पे सही डिसीजन ले पाए, राइट? तो ये चीज़ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और इसीलिए ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं। क्योंकि देखो बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब जनता का रूल है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। तो बस ये कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि जनता का रूल है, कि मतलब बेसिकली रूल कौन करेगी? जनता, पीपल रूल करेंगे। अब जनता दो तरीके से रूल कर सकती है, या तो डायरेक्टली, मतलब वो खुद एक साथ बैठे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे। दूसरा है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे होता है? कि जब वो अपने बदले किसी और को चुन ले कि आप हमारे बिहाफ पे डिसीजन लो, जिसका मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन, कि आप अपने पर्सन को, किसी को चुनो और अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलो कि आप हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले लो। तो वो ज़्यादा सही तरीका क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग का? कि इसमें क्या है कि भाई हर एक पर्सन को प्रेजेंट नहीं होना है, वो बस अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन ले और रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेता रहेगा, तो ये चीज़ फिजिबल है। बट डायरेक्ट जो तरीका है कि सारे लोग एक्चुअल में साथ में बैठे डिसीजन लें, ये पॉसिबल हमें नहीं दिखता है। इसीलिए हमारे पास एक ऑप्शन बचता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, जिसके थ्रू हम सही से रूल कर पाएंगे। तो इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें कि, मतलब तरीका भी सिर्फ कोई नॉर्मल तरीका नहीं, डेमोक्रेटिक तरीका, मतलब जिसमें जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं वो फुलफिल हो। तो कोई ऐसा डेमोक्रेटिक तरीका जिसके थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट किया जा सके, वो भी बिना इलेक्शंस के। मतलब हमें इलेक्शन से तो दिक्कत हो रही है, हम यही तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई इलेक्शंस क्यों चाहिए? क्या हमारा बिना इलेक्शंस के काम नहीं चल सकता क्या? तो अगेन वो आपको सोचने के लिए कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा डेमोक्रेटिक तरीका है जिसके थ्रू आप रूलर को तो चूज कर लो और आपको इलेक्शंस भी करवाने की जरूरत नहीं है? तो देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव भी चूज हो जाए और इलेक्शंस भी ना कराने पड़े। क्योंकि ऊपर वाले सेक्शन से, ऊपर वाले पैराग्राफ से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमें सही से अभी डिसीजन लेने के लिए रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या कह रहे हैं कि क्या इस रिप्रेजेंटेटिव को, जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा हमारा, क्या इसको इलेक्शंस के थ्रू ही चुनना जरूरी है? क्या बिना इलेक्शंस के ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुना जा सकता और ये हमारे बिहाफ पे इलेक्शन नहीं ले सकता, डिसीजंस नहीं ले सकता? तो देखते हैं। Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience. तो अब कोई ऐसी जगह के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, जहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के थ्रू नहीं चुना जा रहा है, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चुने जा रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ एज, की जिसकी सबसे ज़्यादा एज होगी उसके बेसिस पे, या जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करेंगे। और अ प्लेस वेयर दे आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। चाहे आप कोई ऐसी जगह के बारे में सोच लो जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किस बेसिस पे चुने जा रहे हैं, वो एजुकेशन के बेसिस पे, कि भाई सबसे ज़्यादा एजुकेशन जिसके पास होगी या सबसे ज़्यादा नॉलेज जिसके पास होगी उस पर्सन को हम अपना रूलर बना देंगे। तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव ही चुन रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, बट इलेक्शंस के थ्रू नहीं। हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे या नॉलेज के बेसिस पे, इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो अब अगेन क्या ये चीज़ पॉसिबल है? There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable. बट इस तरीके के सिस्टम में दिक्कत ये है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस पर्सन के पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है? अब एक्सपीरियंस तो बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। किसी को खाना बनाने का एक्सपीरियंस है, किसी को मान लो टीचिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, किसी को स्विमिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अलग अलग लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी एक्सपर्टीज है। तो क्या कोई हमें ऐसा ऐसा कौन सा हम क्राइटेरिया निकालेंगे जिसके बेसिस पे हमें ये पता चले कि हाँ भाई इस पर्सन का इस काम में बहुत एक्सपीरियंस है? मान लो कोई पर्सन है, वो चोरी करता है, उसका चोरी करने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्या आप उसे रिप्रेजेंटेटिव बना दोगे? तो मतलब पहली बात तो यही मुश्किल होगा कि किस पर्सन के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मान लो टीचर है, अब टीचर को आप किस तरीके से उसका एक्सपीरियंस
आप इवेल्युएट करोगे कि किस टीचर के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है? क्या आप साल के बेसिस पे देखोगे कि किस पर्सन ने ज़्यादा सालों तक पढ़ाया है, या फिर आप बच्चों के बेसिस पे देखोगे कि किस टीचर ने सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है? मतलब भले ही टाइम कम हो बट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि उन्होंने पढ़ाए हैं वो ज़्यादा है। या फिर आप मार्क्स के बेसिस पे देखो कि भाई जिस टीचर के पूरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, बच्चों के ज़्यादा टॉपर्स निकले हैं। तो मतलब किस बेसिस पे आप चूज करने वाले हो? तो ये चीज़ सिलेक्ट करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, किसके पास ज़्यादा नॉलेज है, किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी। बट लेट्स से दैट पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज। अब एक और इमेजिनरी चीज सोच लेते हैं कि चलो ये डिफिकल्टी भी सॉल्व हो जाएगी कि भाई किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसके पास ज्यादा नॉलेज है, हम ये चीज सॉल्व कर लेंगे। बट क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। और अब एक ऐसी जगह को इलेक्शन की जरूरत नहीं होगी जहाँ पे आप रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेसिस पे चुन पा रहे हो, सिलेक्ट कर पा रहे हो, तो फिर वहां पे इलेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर एबल टू सिलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव विदाउट कंडक्टिंग इलेक्शंस। तो अभी तक हम कहाँ पे पहुंचे हैं, एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। हमने सवाल उठाया था कि क्या बिना इलेक्शंस के हमारा काम नहीं चल सकता, भाई क्यों करवा रहे हैं हम इलेक्शन? तो उसके लिए हमने सबसे पहले सोचा कि क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे मतलब इलेक्शंस ना हो, हम क्या बिना इलेक्शंस के काम नहीं चला सकते? तो फिर हमें समझ आया कि भाई इलेक्शंस का तो पता नहीं, बट हाँ रिप्रेजेंटेटिव्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम डायरेक्टली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्शंस का तो अभी हम देख रहे हैं, बट एक चीज़ कंफर्म है कि हमें रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि डायरेक्टली लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे। हमने एक कंडीशन तो रखी हुई है कि हाँ भाई हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक है। तो क्या किसी डेमोक्रेसी में बिना इलेक्शन के काम चल सकता है? हमने कहा देखते हैं, बिना इलेक्शंस के तो पता नहीं, बट हाँ रिप्रेजेंटेटिव्स की तो जरूरत पड़ेगी ही। अब अगेन अब बात आती है कि भाई ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे सिलेक्ट होगा? क्या वो इलेक्शंस के थ्रू सिलेक्ट होगा, या इसको बिना इलेक्शंस के भी चुना जा सकता है? क्या ये बिना इलेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं? तो बिना इलेक्शन वाले केस में हमने डिस्कस किया कि चलो मान लो इलेक्शन नहीं हो रहे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को किस बेसिस पे चूज कर रहे हैं? उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसके नॉलेज के बेसिस पे, इन सब क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि इन क्राइटेरियाज को के बेसिस पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना बहुत मुश्किल हो सकता है। बट हमने कहा कि चलो ये मुश्किलें लोगों ने जिस तरह से सॉल्व कर ली, हमने मान लिया कि लोगों ने इन क्राइटेरिया के बेसिस पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट किया जाता है वो मुश्किलें पार कर ली। बट मतलब अब यहाँ पे क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो किस बेसिस पे आ रहे हैं, वो नॉलेज, स्किल और इसके बेसिस पे आ रहे हैं, ठीक है? इलेक्शंस अभी नहीं हुए हैं, आपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए हैं बट इलेक्शन नहीं हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? हम कहाँ पे आ गए? हम आ गए इस पे कि हाँ नॉलेज के बेस पे हमने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया। बट अगर बैकवर्ड मूव करें तो क्या हम एक ऐसी जगह जहाँ पे एजुकेशन के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे लोगों को रूलर बनाया जा रहा है, क्या ऐसे देश को हम डेमोक्रेटिक नेशन कह सकते हैं? चलो आगे देखते हैं। हाउ डू वी फाउंड आउट इफ द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? अब इस केस में जहाँ पे आपने नॉलेज के, स्किल के बेसिस पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, उस केस में आप कैसे पता करोगे कि आपके जो लोग हैं, जो जनता है, वो रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करती है या नहीं? क्योंकि आपने तो एक क्राइटेरिया रखा, आपने कहा कि जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज होगी उसको हम रूलर बना देंगे। बट क्या जो जनता है उसे वो सबसे ज्यादा नॉलेज वाला पर्सन एक्चुअल में पसंद है भी या नहीं, ये आप कैसे पता करोगे? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? हम ये कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे इस चीज को पक्का करेंगे कि हाँ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? हम ये चीज कैसे श्योर करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि जिन लोगों को जनता पसंद नहीं करती वो रिप्रेजेंटेटिव ना बने? कैसे पता करेंगे? मतलब हमें ये सारी चीजों को सोचना होगा। This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change if they wish to do so.
अब इस पूरे केस में ये जो भी हमने सवाल किए कि भाई कैसे पता चलेगा कि लोगों को उनका रिप्रेजेंटेटिव पसंद है या नहीं, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनकी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं। तो ये सारे सवालों का जवाब लेने के लिए हमें एक ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत है जिसके थ्रू लोग रेगुलर इंटरवल्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें। वो जो भी चेंज करना चाहते हैं, अगर वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को हटाना चाहते हैं तो वो भी कर सकें। तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। अब हम कहाँ पे आ गए, मतलब घूम फिर के हम इलेक्शंस पे आ ही गए। मतलब हमने कैसे शुरू किया था, अब ये तो चेन आपको पता है कि हमने पहले इमेजिन किया कि एक डेमोक्रेसी है जिसमें कि हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, बट हमें ये पता है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत पड़ेगी। बट ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे आएंगे, ये नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एज, इन सब के बेसिस पे, ऐसे क्राइटेरियाज के बेसिस पे हमने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया। बट जब हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉलेज, एज, एक्सपीरियंस के बेसिस पे चुना, फिर हमने सोचा कि अच्छा चलो रिप्रेजेंटेटिव तो चुन लिया, बट क्या अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री रह गए क्या? तो आंसर इज नो। क्योंकि जैसे ही आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे सिलेक्ट किया, वैसे ही आपकी जो पहली कंडीशन थी डेमोक्रेसी वाली वो हट गई, क्योंकि यू आर नॉट अ डेमोक्रेसी एनी मोर। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों की मर्जी के मुताबिक काम होता है। जो लोग हैं वो अपने पसंदीदा पर्सन को, जो पर्सन उन्हें पसंद होता है उसको वो सीट पर बैठाते हैं, उसको वो रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। बट इस केस में ये जरूरी है ही नहीं कि जो रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है वो लोगों को पसंद होगा भी कि नहीं। इस केस में कोई तरीका ही नहीं है जिसके थ्रू हम ये इंश्योर कर सकें कि जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने नॉलेज, एज, एक्सपीरियंस, इन सब के चीजेस बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की कोशिश की, तो उससे क्या होगा, हमारा जो बेसिक फाउंडेशन था कि हम डेमोक्रेसी नहीं रह जाएंगे, हमारी जो डेमोक्रेसी वाली कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी। तो अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाए रखने के लिए हमें एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जिससे हम ये इंश्योर कर पाए कि जिस पर्सन को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं वो हमारे पसंदीदा है, वो हमारी पसंद का है, वो हमारी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है, और ये चीज़ भी इंश्योर कर सके कि अगर वो हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहा तो हमसे हटा सके। अब आपने बेसिस रखा मान लो नॉलेज का, तो जो पर्सन को आपने फर्स्ट क्राइटेरिया रखा था कि हाँ जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है सिर्फ वही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, तो जब तक वो पर्सन मर नहीं जाता, जब तक उस पर्सन की डेथ नहीं हो जाती, तब तक वो देश में सबसे नॉलेजेबल पर्सन वही रहने वाला है। या फिर जब तक कोई और पर्सन उस पर्सन से ज़्यादा नॉलेज ना गेन कर ले, तब तक जो एक्स पर्सन है वही रिप्रेजेंटेटिव बना रहेगा। तो मतलब आपने नॉलेज के बेसिस पे इस एक्स पर्सन को चूज किया कि देश में सबसे ज्यादा नॉलेज इस पर्सन के पास है, तो इस पर्सन को अब तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक या तो इस पर्सन की डेथ ना हो जाए या फिर इस पर्सन से कोई ज्यादा होशियार पर्सन ना आ जाए। तो ये दो क्राइटेरिया, मान लो सालों तक, 10 साल 50 साल तक ये पर्सन, ना ही तो इसकी डेथ हुई और ना ही इससे कोई ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन आया, तो आप तो सेम पर्सन के साथ स्टक हो गए। क्या आप अब इसे हटा पाओगे? नहीं। हटाने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि भाई इससे नॉलेजेबल पर्सन लाओ, नॉलेजेबल पर्सन आपके पास है नहीं, तो यू विल गेट स्टक विद द सेम पर्सन, और आपको इस पर्सन का काम पसंद ही नहीं आ रहा। तो भाई दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई? क्या अब ये जो देश है जिसमें इस तरीके से नॉलेज के बेस पे रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया, क्या अब ये डेमोक्रेटिक रह गया? नहीं रह गया। तो टू इंश्योर दैट द कंट्री इज डेमोक्रेटिक वी विल नीड a mechanism which will ensure that the representative is as per the people's liking, is working as per the people's choice, कि जो लोग चाह रहे हैं उसके मुताबिक वो रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है। तो ये जो पूरा हमें मैकेनिज्म चाहिए इस चीज को इंश्योर करने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्शन। तो अल्टीमेटली हमें इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी ताकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने रहें। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझे जाते हैं किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो सबसे बेहतर तरीके से कब काम करेगी, जब वो इलेक्शंस के थ्रू चुन के आएंगे, जब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्शंस के थ्रू आए। क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या क्या दिक्कतें होने वाली हैं वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। अब इलेक्शंस किस लिए बढ़िया हैं, मतलब
इलेक्शंस में क्या होता है कि जो वोटर हैं वो बहुत तरह की अलग अलग चॉइसेस करते हैं, उनके पास काफ़ी सारी चॉइसेस रहती हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। इलेक्शंस के थ्रू लोग ये अपनी मर्जी से चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। अब जो भी पर्सन लोगों को पसंद है, जिस भी पर्सन को लोग चाहते हैं कि उनके लिए वोट उनके लिए मतलब जनता के लिए जो पर्सन लॉ बनाए, तो लोग उसे वोट दे देंगे क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो पर्सन उनके लिए लॉ बनाए। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। अब लोग ये चूज कर सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि उनके लिए गवर्नमेंट बनाएंगे और ज़्यादा डिसीजन, मेजर जो डिसीजंस हैं लोग लेंगे। तो ये चीज़ भी चुनी जा सकती है कि कौन ये सारे काम करेगा। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और लोग उस पार्टी को चुन सकते हैं जिस पार्टी की पॉलिसीज से लोग प्रभावित हैं, जिस भी पार्टी की पॉलिसी उन्हें पसंद आएगी, जिस भी पार्टी से वो चाहते होंगे कि वो गवर्नमेंट बनाए और लॉ मेकिंग करे, उस पार्टी को लोग जो है वोट दे देंगे। तो इस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से लोगों को मतलब चुन सकते हैं। उनके पास बहुत सारी चॉइस हैं। वो लॉ बनाने के लिए लोगों को चुन सकते हैं, वो गवर्नमेंट बनाने के लिए लोगों को चुन सकते हैं, वो किसी पार्टी की पॉलिसी से प्रभावित हैं, उस पार्टी को अगर वो चाहते हैं कि उनके लिए लॉ वगैरह बनाए तो वो उस पार्टी को चूज कर सकते हैं। तो इलेक्शंस लोगों को चॉइस देता है और लोगों का ये जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर करता है। बिना इलेक्शंस के हमें समझ आया कि लोगों का ये जो पार्टिसिपेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट? क्योंकि सारे लोगों को एक साथ बिठाने के आपके पास कैपेसिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मतलब डायरेक्टली सारे लोगों को इकट्ठा करने की, उनसे डिसीजन मेकिंग करवाने की जो पूरा सिस्टम है ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ेगी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लाने के लिए हमें इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना इलेक्शन के हम अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल अल्टीमेटली लीड अस टू द कंट्री बीइंग अनडेमोक्रेटिक। अगर हम इस नॉलेज, एज, एक्सपीरियंस के बेस पे अगर लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाने लगेंगे तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का वही खत्म हो जाएगा, एंड दैट वी डू नॉट वांट। हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक ही रहे। डेमोक्रेटिक क्यों रहे? क्योंकि हमें पता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फायदे हैं, व्हाई डेमोक्रेसी इज सो इम्पोर्टेंट एंड हाउ पीपल आर मैक्सिमाइज्ड विद देयर पार्टिसिपेशन, विद देयर बेनिफिट्स इन दी डेमोक्रेसी। मतलब ज़्यादातर जो फ़ायदा है लोगों को, सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो डेमोक्रेसी में हमें देखने मिलता है, ज़्यादा फ़ायदे में है लोगों के। तो इसलिए हमें डेमोक्रेसी चाहिए। क्यों हम डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं? क्यों हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी खत्म ना हो जाए? क्योंकि डेमोक्रेसी सबसे सूटेबल तरीका अभी हमें लगता है गवर्नमेंट का। जितने भी ऑप्शंस हमारे पास गवर्नमेंट के अवेलेबल हैं उसमें डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका है। तो इसी को इंश्योर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि सब कुछ सही तरीके से बना रहे, और इसीलिए हम इलेक्शंस इस तरीके से नहीं करवा सकते जिससे हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही खत्म हो जाए। नाउ आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाई हमें इलेक्शंस की क्यों ज़रूरत है। अब अगर हम इसे पिछले उससे कनेक्ट करें तो देखो, जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो लोग हैं वो पुरानी गवर्नमेंट से नाखुश थे, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उससे नाखुश थे। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, जब इलेक्शंस हुए तो अगले इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को वोट ना देकर उन्होंने उस पार्टी को चुना जिसको वो चाहते थे कि वो गवर्नमेंट बनाए और उनके लिए रूल्स बनाए। तो उन्होंने जो देवीलाल जी की लोक दल वाली पार्टी थी उसको चुना। तो इससे क्या हुआ, लोगों के पास चॉइस थी। लोगों को ऐसा नहीं था कि सेम पर्सन के साथ उन्हें सालों तक स्टक रहना पड़ेगा। अगर कोई नहीं पसंद आ रहा तो अगले इलेक्शंस में वो हटा सकते हैं। देखो, देवीलाल जी की जो प्रॉमिस थी कि हाँ लोन्स वगैरह को हटा दिया जाएगा, उससे लोग प्रभावित थे। तो लोग चाहते थे कि ये जो लॉ है, ये जो पूरा ऑर्डर है कि हमारे लोन माफ कर दिए जाएं, ये चीज आनी चाहिए। इसीलिए लोगों ने देवीलाल जी को वोट दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को जो चॉइस है वो मिल रही है, लोगों को ऑप्शंस मिल रहे हैं उनकी मर्जी के मुताबिक काम करने के। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव इलेक्शंस इन आवर कंट्री।